हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानपुर स्टडी जोन में। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं। स्टेट एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा और आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, लिखा है गीता सीता से अधिक सुंदर है। इन क्वेश्चन को कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर लगते हैं। जैसे लिखेंगे गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता गीता सीता से अधिक सुंदर है। सीता से अधिक सुंदर है मतलब सीता कम सुंदर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे तो गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं, मतलब रीता से सुंदर नहीं है गीता। लेकिन वर्ड किसके लिए आता है? गीता के लिए आया है, ठीक है। लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं, मतलब रीता सबसे ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। फिलहाल तो 3 लोगों की बात की गई है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा रीता कौन? रीता जितनी सुंदर नहीं है गीता, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट में आएंगे और स्टेटमेंट देखकर बताएंगे कि स्टेटमेंट में क्या बताया गया। स्टेटमेंट पहले वाले में बता रखा है कि सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। क्या सीता, देखिए चार्ट, देखिए ये वाला चार्ट बना हुआ है, क्या सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है? नहीं, रीता से ज़्यादा सुंदर नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। लिखा है सीता गीता से जितनी सुंदर नहीं है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता नीचे है और गीता ऊपर है, ठीक है। गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, ये भी गलत है स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट वाला लिखा है रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। रीता गीता जितनी, रीता वैसे भी सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? लिखा है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद ऊपर से छठा स्थान और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्णा का नीचे से स्थान क्या है? ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न में बैठा लीजिए जो भी पैटर्न बताया था, ठीक है। मान लीजिए टोटल बच्चे हैं ये, और यहाँ पे कहीं कौन बैठता है? गोविंद बैठता है, जो कि कौन से स्थान पर है? छठे स्थान पर। और गोविंद के 7 स्थान नीचे कौन बैठता है? कृष्णा बैठता है। यहाँ पे कृष्णा बैठ जाता है, तो ऊपर से कृष्णा का स्थान क्या हो जाएगा? गोविंद ऊपर से छठे स्थान, कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे है। 7 स्थान नीचे है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पर बैठा हुआ, तो 7 स्थान नीचे है मतलब 7वें स्थान पर है ना। तो अब ये ऊपर से कौन सी पोजीशन में हो जाएगा? ऊपर से हो जाएगा ये कौन सी? 13वीं पोजीशन पे हो जाएगा। कृष्णा ऊपर से कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा? 13वीं। और नीचे से पूछी गई है, ऊपर से 13वीं पोजीशन में, नीचे से पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस आर। ये लेफ़्ट और राइट के लिए भी होता है और अप एंड डाउन के लिए भी होता है। L प्लस या आर या अप प्लस डाउन -1। चलिए पुट कर देते हैं। अप से इसकी पोजीशन 13 दे रखी है, प्लस डाउन से पूछी गई है, -1 कर देंगे तो आ जाएगा इधर 12। टोटल बच्चे, टोटल इधर लिखते हैं तो कितना? 35 बच्चे हैं। 35 में से हम जब इधर भेजेंगे 12 को इस तरफ भेजेंगे, तो 35 में से 12 को माइनस करेंगे। 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 23। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 23। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, एक बार और ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? लिखा है कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना कि मोहन है, तो श्याम है। तो चलिए फिर से यही सेम क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सारे एक ही पैटर्न में बन जा रहा है। लिखा है राम श्याम से अधिक धनवान है। श्याम से अधिक धनवान कौन है? श्याम से अधिक धनवान मतलब ऊपर आएगा। तो राम श्याम से अधिक धन, परंतु उतना नहीं जितना कि मोहन है। लेकिन उतना नहीं जितना कि मोहन है, मोहन इसका मतलब ज़्यादा धनवान है। तो श्याम का पूछा गया है, इसकी बात की गई है दूसरों के उससे। तो रमेश से निर्धन है। श्याम तो श्याम है, रमेश से निर्धन है। रमेश की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है, गलत हो जाएगा। राम से धनवान भी नहीं है, नीचे आ रहा है। मोहन से निर्धन आ सकता है, मोहन से निर्धन है, कम रखे हुए पैसे।
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? लिखा शारदा ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमी और 15-15 चली। ठीक है, चलिए दक्षिण की ओर इसको चलवा देते हैं। शारदा पहले दक्षिण की ओर 15 चलती है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 15 चलती है, फिर से वह बाएं मुड़ती है, 2 बार मुड़ी है तो फिर से वह बाएं 15 चलती है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था और वो अब इस दिशा में है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। अब वो पूछा गया है कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में, कितनी दूर 15 है और किस दिशा में है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ईस्ट दिशा है, तो किस दिशा में? ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 15 ईस्ट, मतलब 15 पूर्व। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? लिखा है यदि 15 फरवरी 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? इसको 2-3 तरीके से किया जा सकता है। आप मुझे और भी पैटर्न बताइएगा, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, थोड़ा सिंपल है और हो भी जाएगा। बाकी आप कैलेंडर वाले मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, वो भी इसका बेस्ट तरीका हो जाता है। चलिए मैं नॉर्मल वे में निकालता हूँ। जस्ट लाइक मैंने बोला कि 15 फरवरी 2000 को क्या था? संडे था, रविवार था। तो 2001 को कौन सा दिन होगा? फरवरी अभी गई नहीं है और ये लीप ईयर वाली फरवरी है तो 2 दिन बढ़ेगा। जब नॉर्मल डेज़ में 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है तो संडे मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे हो जाएगा 1 को, फिर 2 को वेडनेसडे, 3 को थर्सडे, 4 को 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि लीप ईयर आ गया तो थर्सडे, फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे, तो आ जाएगा सैटरडे 2004 को। अब मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। 2004 को कौन सा डे आ गया? हमारा सैटरडे आ गया है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने कहाँ तक निकाल लिया है? 2004 तक निकाल लिया है। 2004 को कौन सा दिन होगा? 2004 को हमारा आ जाएगा सैटरडे। सैटरडे 5 को संडे, 6 को मंडे, 7 को ट्यूसडे, 8 को वेडनेसडे, 9 को 8 को वेडनेसडे, 8 को वेडनेसडे नहीं आएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। सॉरी, 8 को वेडनेसडे नहीं आएगा क्योंकि लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2008 को कौन सा डे होगा? थर्सडे होगा। चलिए इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2008 को हमारा हो जाएगा थर्सडे। 2008 को 15 फरवरी और 2008 को हमारा हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे 9 को फ्राइडे, 10 को सैटरडे, 11 को कौन सा डे हो जाएगा हमारा? 11 को हो जाएगा हमारा सैटरडे और फिर इसके बाद संडे। 12 को हमारे 2 दिन बढ़ जाएंगे क्योंकि लीप ईयर जुड़ जाएगा फरवरी में, है ना? अभी लीप ईयर नहीं जुड़ा है, सॉरी। 12 को ये नहीं होगा, मतलब 13 को होगा क्योंकि 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो 12 को हमारा हो जाएगा संडे, सैटरडे और मंडे हो जाएगा। और इसके बाद 13 को हमारे 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो मंडे के बाद 2 दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे हो जाएगा। अब ये कौन सा दिन आया? वेडनेसडे आया, मतलब 15 फरवरी 2000 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे हो जाएगा। तो हमें तो निकालना है 15 जनवरी 2013 को, तो 15 दिन तो ये माइनस करूँगा और 16 दिन और माइनस करूँगा तो कितने टोटल डेज? 31 दिन माइनस करूँगा, है ना? 31 दिन माइनस करूँगा तो 31 दिन माइनस करने के लिए 7 से डिवाइड कर देता हूँ। रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 3 दिन। 7 चौक 28, 3 दिन बच जाएगा। या तो 3 दिन और माइनस कर देता हूँ या 4 दिन बढ़ा देता हूँ इसमें। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? 3 दिन घटा देता हूँ तो ये कौन सा आ जाएगा? हमारा आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गई है, हमारी सिली मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर लेकिन सही आना चाहिए, कौन सा? शुक्रवार आना चाहिए। आप मुझे इसको सॉल्व करके बताइएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भेज देंगे आपको, है ना? नेक्स्ट दोबारा करवा देंगे इसका।
हमें लग रहा लेंदी कैलकुलेशन की वजह से हमें लग रहा कहीं फॉल्ट गलत हो गई है कहीं हमसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा, लिखा है एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, बतखों की संख्या कितनी है। अब इसको उससे भी लगा सकते हैं, एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं। आप एक काम करिए, जो सबसे सिंपल वे में है, पूछा किसकी संख्या गई है, पूछी गई है बतखों की संख्या, और बतख के कितने पैर होते हैं, 2। तो एक काम करिए, आप सबको मान लीजिए कि सबके 4 पैर हैं, सबको क्या मान लीजिए कि सबके 4 पैर हैं। तो अगर 77 सर हैं और सबके 4 पैर होते हैं, सबके 4 पैर होते हैं, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, कितने पैर हो जाते टोटल, 308 पैर हो जाते। लेकिन अभी हैं कितने, 224। इसका मतलब पैरों की संख्या 4, सबकी 4 लेने की वजह से ज़्यादा आ गई है। कितनी ज़्यादा आ गई, माइनस करूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और माइनस करूँगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये 84 पैर एक्स्ट्रा आ गए हैं। और ये किसके आ गए हैं, बतखों के तो 2 ही पैर होते हैं, और हमने 4 पैर ले लिए हैं। इस वजह से हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि ये कितने बतख हो जाएंगे, 42। तो बतखों की संख्या कितनी आ जाएगी, आई होप ये आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बतखों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके और भी तरीके आपको आते होंगे, आप अगर और तरीके आपको आते हैं, हालांकि इसके और भी 2-3 तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर लीजिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या वीडियो देखकर कैसी लगी, ये कैलकुलेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, आशावादी कैसा होता है, प्रसन्न रहता है। आशावादी प्रसन्न रहता है, तो निराशावादी उदास रहता है। ठीक, इसका आंसर बड़ा आसान था, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, 5 बजे और 6 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कितने बजे एक सीट पर होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब इसका आंसर निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जो आपको सबसे कम मिनट, मतलब जिसकी बात की गई है, जैसे 5 बजे और 6 बजे के बीच में बात की गई, तो 5 को उठा लीजिए, 5 बजे को उठा लीजिए, और 60/11 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 300/11। ये अब 5 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच का पूछा गया, तो 5 बज के कुछ मिनट हुआ होगा, तो 5 बजकर 300/11 इतने पे एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, तो बाएं से 15वें के बाएं 8वें अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वें के बाएं 8वां अक्षर, ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बाएं से 15वें के बाएं 8वां अक्षर, जब आपको मालूम है एक ही साइड के दे जाते हैं, तो L - L हो जाता है, मतलब 15 माइनस कर देंगे 8, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जब बताया जाता है कि प्रथम अर्धांश विपरीत किया जाए, तो 14 से माइनस करते हैं, अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत किया जाए तो 40 से माइनस करते हैं। इसका जब मैं पूरा मेथड बताऊंगा, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरी एक सीक्वेंस से चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी प्रथम अर्धांश की बात की है, तो हम 14 से इसको माइनस कर देंगे। 14 से अगर माइनस करेंगे, क्योंकि 7 आया है, 14 से कम है, तो 14 से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 पे कौन सी वैल्यू होती है, जी। 7 पे कौन होता है, जी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं आपके लिए, चैप्टर वाइज सीक्वेंस लाने की स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कैसा रहेगा। मैं मैथ और साइंस का पूरा होल फाउंडेशन बैच अब यूट्यूब पर लाने वाला हूँ। आप मुझे सजेशन दीजिएगा कैसा रहेगा, आप उसमें सपोर्ट अपना बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।